कि लॉ जो है बहुत एक वसी फील्ड है। किसी हॉस्पिटल को भी लीगल टीम रिक्वायर्ड होती है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस को भी लीगल टीम रिक्वायर्ड होती है। कोई भी जब डिग्री होती है, या वो बाय चॉइस होती है या बाय चांस होती है। पहले क्या होता था कि किसी ने अगर लॉ में एडमिशन लेना है, सबसे कम मेरिट होता था लॉ का। अब कोई भी बंदा लॉ के अंदर बाय चांस नहीं आता, बाय चॉइस ही आता है। अच्छा, आपके फील्ड में अमूमन हमने ये सुना है, लोग कहते हैं जी कि वकील करने की बजाय जज को कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं बुरहानुद्दीन वज़ीर। इनका बुनियादी तल्लक बन्नू से है, जिसको कबायली इलाका समझा जाता है, कहा जाता है, लेकिन लाहौर में सेटल हैं। टैक्सेशन में वकालत की हुई है। इसके साथ साथ टीचर भी हैं, पढ़ाते हैं, जजेस की क्लासेस भी लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि टैक्सेशन में स्पेशलाइजेशन की हुई है। इनसे बहुत से सवालात करने हैं कि लोग टैक्स बचाने के लिए, टैक्स देने के लिए क्या कुछ करते हैं, हुकूमत इस हवाले से क्या करती है। एक किताब के भी राइटर हैं, उसके बारे में भी इनसे बात करेंगे। यंग लॉयर हैं। जिस तरह से लोग पहले वकालत कर लेते थे, कई जाली वकला भी चैम्बर बना लेते थे, बड़ा बड़ा उनका नाम था, लेकिन जब पकड़े गए, आजकल किस तरह से फूल प्रूफ सिस्टम शुरू हो चुका है, इस सब से आगाह करेंगे हमारे बुरहानुद्दीन वज़ीर साहब। जनाब। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जाली लॉयर्स की आपने बात की है। देखिए, कोई भी जब डिग्री होती है, या वो बाय चॉइस होती है या बाय चांस होती है। अब चूँकि एचईसी ने इस चीज़ को होल्ड कर दिया हुआ है। एचईसी जब भी एक लॉ स्टूडेंट लॉ में एडमिशन लेने के लिए, एक ख्वाहिशमंद स्टूडेंट लॉ में एडमिशन लेने के लिए जब भी वो यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करता है, तो एचईसी उससे पहले एक टेस्ट लेती है, जिसे हम लॉ असेसमेंट टेस्ट बोलते हैं, अच्छा। लैट बोलते हैं। हाँ जी। अब लैट जो टेस्ट है, वो क्लियर करना एक मैंडेटरी एक स्टेप है लॉ में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अब चूंकि इस साल यूनिवर्सिटी ने एक अपना टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी ने। जी। ईएनटी टेस्ट वही है। वो ईएनटी टेस्ट आप बोलते हैं उसे, बेसिकली वो आफ्टर इंटरमीडिएट होता है। अच्छा जी। आपने जिस फील्ड में भी एडमिशन लेना है, उससे पहले वो टेस्ट जो है उसको पास करना आपके लिए मैंडेटरी है। अब बात करते हैं कि जो बाय चॉइस की अब हम बात करें या बाय चांस की हम बात करते हैं कि कोई भी डिग्री अगर होती है तो वो कैसे होती है। पहले क्या होता था कि किसी ने अगर लॉ में एडमिशन लेना है, जी। तो सबसे कम मेरिट होता था लॉ का। हाँ। इवन कॉमर्स से भी कम मेरिट होता था लॉ का, और लॉ में एडमिशन हो जाता था। ये 2018 से पहले की बात है। 2018 के बाद चूंकि जब लॉ असेसमेंट टेस्ट स्टार्ट हो गया था, उसके बाद फिर जो एक एडमिशन क्राइटेरिया वो भी बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। पहले 56, 57, 60 के राउंड अबाउट एक परसेंटेज बनती थी, तो उसका भी एडमिशन हो जाता था। अब लीस्ट जो एक अगर हम एग्रीगेट निकालें, वो 88, 89% पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट बन जाता है। उसमें उसमें भी मॉर्निंग की क्लासेस होती हैं, और आफ्टरनून की क्लासेस होती हैं। आफ्टरनून का जो मेरिट होता है वो लीस्ट 80, 88 समथिंग पे लास्ट टाइम पे वो स्टॉप हुआ था। अब बात करते हैं कि जब एक वकील बन जाता है, उसके बाद कोई टेस्ट होता है कि नहीं होता, या उसके रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसीजर क्या होता है, वो भी आपसे मैं शेयर करता चलूँ। जब एडमिशन एक स्टूडेंट का हो गया और उसने 5 साल अपनी डिग्री कंप्लीट कर दी, उस डिग्री कंप्लीशन के बाद एक और टेस्ट लिया जाता है जो कि एचईसी लेती है। वो अच्छा। ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट होता है, जिसे हम गेट बोलते हैं। उसके अंदर भी जो कैंडिडेट होगा उसमें पास होना उसके लिए मैंडेटरी है। जब वो टेस्ट पास करेगा, उसके बाद फिर वो बार काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन का जो मरहला होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यानी कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि जॉली लॉयर्स की, अब वो जो ये वाला एक प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। पहले असेसमेंट टेस्ट स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद ग्रेजुएट असेसमेंट सिस्टम स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये वाला एक जो जाली वकला वाला एक जो आंसर था, वो बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो गया। अब कोई भी बंदा लॉ के अंदर बाई चांस नहीं आता, बाई चॉइस ही आता है। अच्छा, ये बाई चांस डिग्री कैसे होती है? सर एक ये बंदे कहा कि मैंने वकील बनना है, वकील बन गया, वो डिग्री उसने ले ली, ये तो हो गया ना बाई चॉइस, उसका चॉइस था। सर अब मैं बताता हूँ आपको। एक मेडिकल स्टूडेंट जो होगा, वो कभी भी 60% भी मेडिकल में उसका एडमिशन नहीं होगा। उसके लिए वो डे फर्स्ट से मेहनत करता है। और आज का जो एडवांस जो टाइम चल रहा है, तो 8th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट जो होता है अपना माइंड डिस्क्लोज कर लेता है कि उसने मेडिकल में जाना है, उसने लॉयर बनना है,
उसने कोई और डिग्री में जाना, वो अपना इंटरेस्ट पेरेंट्स को शो कर देते हैं। अब हम बात करते हैं बाई चांस वाली, जिस तरह आपने मेरे से सवाल किया कि बाई चांस डिग्री क्या होती है। एक स्टूडेंट जाता है और मेडिकल में, उसका मेडिकल में एडमिशन नहीं होता, तो उसके बाद वो ज़ाहिर बात है उसकी जो फर्स्ट चॉइस होती है वो मेडिकल होता है। उसके बाद जो भी डिग्री आएगी, जो जितना भी उसका परसेंटेज बनेगा या मेरिट बना होगा, उसमें जो जो एडमिशन लेगा तो वो उसकी बाई चांस होगी, बाई चॉइस नहीं होगी वो। अच्छा ये देखें, हमारे सामने जो है ना वकालत के हवाले से एक वसी फील्ड है। जी। एक तो आप हमें ये बता दें कि कौन कौन से इसमें फील्ड है। दूसरा इसमें मेरा सवाल ये है कि आपने ये टैक्सेशन को ही क्यों इसका आपने इंतखाब किया। बहुत आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका जवाब मैं कुछ इस तरह आपको दूंगा मैं, कि लॉ जो है बहुत एक वसी फील्ड है। जी किसी हॉस्पिटल को भी लीगल टीम रिक्वायर्ड होती है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस को भी लीगल टीम रिक्वायर्ड होती है, और किसी कोई भी जो बड़े बिजनेसेस हैं, जितने भी कंसल्टेंसी बड़ी जो फर्म्स हैं, इवन उनके लिए भी लॉयर की ज़रूरत होती है। तो ये एक ऐसी फील्ड है कि इसमें आपके पास इतने चॉइसेस हैं कि आप किस फील्ड को आप ऑप्ट करना चाहते हैं। आप इसमें चैम्बर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप इसमें प्योर लिटिगेशन भी आप कर सकते हैं, प्योर लिटिगेंट भी आप बन सकते हैं इस फील्ड में। तो आपके पास जो चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे इसकी मैं मिसाल दूंगा, अगर एक जिसने एमबीए किया होता है, ज़ाहिर बात है उसने एमबीए किया होता है, वो जस्ट फाइनेंस को ही देख सकता है, वो उस फील्ड से हट के किसी और फील्ड में नहीं जा सकता। लेकिन लॉयर के पास ये ऑप्शन होती है कि वो किसी भी फील्ड में किसी भी एक बिजनेस कम्युनिटी का एक लीगल टीम को वो देख सकता है। अब उसकी मर्जी है कि वो चैम्बर प्रैक्टिस करना चाहता है या वो एक इन हाउस प्रैक्टिस करना चाहता है। तो आपने जो मेरे सवाल पूछा है कि इस फील्ड को आपने क्यों ऑप्ट किया, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन जो थी वो टैक्सेशन में थी, और मैं बाय चॉइस मैं टैक्सेशन में आया था डे फर्स्ट से, तो मैंने इसी को ही अपना प्रोफेशन बना दिया था मैंने पे। चैम्बर आपका किस नाम से है। मेरा जो चैम्बर है वो कॉमरेड एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट के नाम से है, जो कि सिचुएटेड है मेन मॉल रोड के ऊपर ऑपोजिट स्टेट बैंक के। तो कितने लोग हैं उसमें। देखिए हमारी जो फर्म है उसमें हम तकरीबन कोई 10 से 12 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे एसोसिएट। ये मेरा सवाल है कि आप पढ़ाते क्या हैं, किन को पढ़ाते हैं और कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपने वकालत भी करनी होती है, चैम्बर भी चलाना होता है। देखिए मेरा मानना ये है कि दर्स और तदरीस से इंसान खुद सीखता है, और लॉ की जो फील्ड है उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि आपने अगर डिग्री कर ली है तो बस आपने पढ़ने पढ़ाने वाला काम जो ख़त्म कर दिया। इस फील्ड में हर केस के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, हर केस का ब्रीफ प्रिपेयर करने के लिए आपको आपकी बुक से उनको गो थ्रू करना पड़ता है। तो जो टीचिंग है वो मैंने बाय चॉइस मैंने उसको ऑप्ट किया हुआ है, और टीचिंग जो है वो चूँकि एक नोबल प्रोफेशन भी है और इंसान इसे सीखता बहुत है, तो इस वजह से मैंने इसको ऑप्ट किया। और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ मैं, और मेरे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ मैं, वो टैक्सेशन ही है। तो आपके कितने स्टूडेंट हो जिनको अम, पढ़ा चुके हैं। मैं तकरीबन 6 साल से मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ मैं, और इस 6 साल के अरसे में ग़ालिबन तकरीबन कोई 3000 के करीब करीब जो स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ। जजेस की कौन सी क्लासेस लेते हैं। जो पंजाब यूनिवर्सिटी बेसिकली एक स्पेशलाइज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करवाती है, जो कि सॉर्ट ऑफ एक स्पेशलाइजेशन बन जाती है टैक्सेशन में। उसके अंदर जो क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है वो अराउंड कोई 200 प्लस होती है, 200 से 250 के दरमियान में होती है। अब इस स्ट्रेंथ में मेजॉरिटी या तो लॉयर्स होते हैं, या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से कुछ जो गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं वो होते हैं, या फिर उसमें जजेस भी होते हैं। अच्छा, तो आपने एक किताब भी लिखी है। जी जी। अच्छा, किताब लिखने का आपको ख्याल कैसे आया और किताब अब कैसे चल रही है। जो किताब लिखने की बात आती है वो इस तरह है जी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था वर्ल्ड लीगल सिस्टम के नाम से। पहले वो पार्ट 2 में पढ़ाया जाता था, फिर अब पार्ट 1 में पढ़ाना इस साल स्टार्ट कर दिया। ये सब्जेक्ट जो था पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे कहा गया था कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो जब मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट को क्यों ना एक अच्छे तरीके से इसकी कोई बुक जो है वो लॉन्च कर दी जाए, जो कि एक आम फहम हो, और अगर नॉन लॉयर स्टूडेंट भी हों या
वो स्टूडेंट जो कि वर्ल्ड लीगल सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उनके लिए भी एक ईजी बुक जो है वो मैं लिख लूँ मैं। तो बस ये ख्याल आया और मैंने इस बुक को मैंने लिख लिया। नाम क्या था? वर्ल्ड लीगल सिस्टम है जी, और अच्छा। इसके जो पब्लिशर हैं वो इल्मी बुक हाउस है। अच्छा, कैसी चल रही है सेल इसकी, कैसी हो रही है? बहुत अच्छी सेल है और बहुत अच्छा इसका फीडबैक है। यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है, और जिन प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में मैंने ये बुक भेजी है उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन अच्छा, मिली तो है। कीमत इसकी मुनासिब ही रखी है या? जी, इसकी बड़ी नॉमिनल सी एक प्राइस है, अराउंड मेरे ख्याल से कोई 600 है इसकी हाँ प्राइस। ठीक, ये तो जी, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल नॉमिनल प्राइस है, वो एक बजट फ्रेंडली बुक है ये। अच्छा, आपका बुनियादी तलक तो बन्नू से है, तो जी। बन्नू से कैसे लाहौर आपका कैसे शिफ्ट हुए, कैसे आए? जी, ये वालिद साहब जो थे मेरे, वो कोई 1975 में अच्छा। पहले फैसलाबाद वो मूव किया था उन्होंने, फिर उसके बाद वो लाहौर आ गए थे। जब वो लाहौर आए थे तो उनका जो बिज़नेस था वो टिम्बर से रिलेटेड था। लेटर स्टेज के ऊपर वो फिर प्रेसिडेंट भी बने टिम्बर यूनियन के। तो फिर सिलसिला इसी तरह ही था, जब एक बार वो मूव कर गए थे लाहौर में, तो फिर हमें भी यहाँ पर ही उन्होंने पढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस मकाम पे हैं, तो ये माँ बाप की दुआएं हैं और उनकी मेहनत की वजह से आज इस स्टेज के ऊपर हैं कि अल्लाह ताला ने इस मनसब पे बिठाया हुआ है। अच्छा, टैक्सेशन के हवाले से आपके क्लाइंट ये अमूमन कहाँ से आते हैं, किस तरह के इनके केसेस होते हैं? तो कभी हुकूमत का भी आपने कोई केस किया है? देखिए, टैक्सेशन जो है, इसमें जो क्लाइंट्स होते हैं मेजॉरिटी आपकी बिजनेस कम्युनिटी के होते हैं। चूँकि जो जो सैलरीड क्लास होती है उनसे एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स होती हैं वो गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की, फिर उनसे डिडक्शन की, तो उनकी तो डिडक्शन जो होती है वो एट सोर्स हो जाती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी ऐसा होता है। बट अगर हम बात करें बिजनेस इंडिविजुअल्स की, तो उनको उनको बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश होते हैं। मिसाल के तौर पे बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, बिजनेस इंडिविजुअल की हम बात अगर कर लें, तो वो जब भी बैंक जाते हैं कैश विड्रॉ करते हैं, तो उनके ऊपर 0.6% 50,000 या उससे अबव अमाउंट के ऊपर हिट होता है नॉन फाइलर की सूरत में। तो वो बुनियादी तौर पर उनके लिए ये इन मसाइल की वजह से वो फिर वो ये चाहते हैं कि हम अपने रिटर्न फाइल करें, और एक एक एक्सपर्ट से करवाएं ताकि उनको टैक्स से रिलेटेड मसाइल दरपेश ना हो। और जहाँ तक गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बेसिकली जब भी कोई टैक्स लगाती है उसके बाद एक पब्लिक ओपिनियन वो लाजमी लेती है। मिसाल के तौर पे अब अगर हम बात करें 7E को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिए हुए, कुछ ऐसे टैक्सेस भी गवर्नमेंट लगा देती है जो कि बिल्कुल एक फ्रेंडली सिस्टम में फॉल नहीं करती, और उसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो जो पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम है, मैं ये कहता हूँ कि वो एक बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली सिस्टम होना चाहिए ताकि हर बंदा खुशी के साथ गवर्नमेंट को टैक्स दे। अच्छा, लोग टैक्स देने से अमूमन भागते हैं। आपने अभी भी बात कर रहे थे हम जी, हमारे साथ, वो आपने ये भी बताया कि कुछ लोग आपके पास आते हैं कि हमने फाइलर बनना है, जी। तो टैक्स देने के लिए आ जाते हैं। वो कौन से लोग हैं, कौन सी मखलूक है जो टैक्स के दायरे में आना चाहती है, टैक्स नेट में आना चाहती है? देखें, हमारी जो पहले भी डिस्कशन हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि आप टैक्स दें। गवर्नमेंट आपके आपके पैसों के साथ उसका गर्ज़ नहीं होता। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप कमाएँ, बिल्कुल कमाएँ, लेकिन एक ऐसी मीडियम से कमाएँ जो कि एक चैनलाइज़्ड वे में हो। आपकी इनकम जो है आप गवर्नमेंट को वो शो करें कि ये मेरी इनकम है, ये मेरा कैपिटल अमाउंट था और इस तरीके से मैंने ये चीज़ परचेज़ की, ये मैंने डिस्पोज़्ड ऑफ की है, और इसके ऊपर अगर मैंने परचेज़ की है तो इसके ऊपर मैंने इतना टैक्स दिया है। अब जहाँ तक बात आपने की है कि कौन से लोग हैं जो कि टैक्स देने के लिए हमारे पास आते हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें, अगर कोई प्रॉपर्टी अगर कोई भी सेल करता है, नॉन फाइलर की सूरत में, नॉन फाइलर से मुराद ये है कि वो जो टैक्स नहीं देता, तो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो 10% गवर्नमेंट को टैक्स देगा। लेकिन अगर वो बंदा अपनी रिटर्न फाइल कर दे और उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसको उसके रिकॉर्ड में अपने आप को इनरोल कर दें, जो कि एक एफबीआर का एक सिस्टम है, ई पोर्टल है, उसके ऊपर अपने रिटर्न फाइल करने के बाद उसका जो टैक्स 10% जो उसका टैक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा 3% के ऊपर। यानी कि 7% जो जो टैक्स लाइबिलिटी है उसकी रिड्यूस हो जाएगी 3% पर आकर। तो इस तरह अगर वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा
तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो जाएगा और उसका भी 7% जो होगा वो बच जाएगा। अच्छा, आपने बात की टैक्सेशन की, इस वाले से हमें कोई थोड़ी बहुत तो समझ आई है। आप केसेस भी यही अमूमन लेते हैं, अमूमन क्या यही लेते हैं। अगर आपके पास कोई साइबर क्राइम के लोग आ जाएँ तो आप फिर उनको, या कोई किसी और मामले में आ जाएँ, तो कहीं और रेफ़र कर देते हैं, या आपके पास भी थोड़ी बहुत कोई सहूलत है, कोई ऐसे वकील हैं जो वो केस भी। देखिए मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ की कि हमारी एक फ़र्म है। अब उस फ़र्म के अंदर हमारे पास हर फ़ील्ड का एक्सपर्ट बैठा हुआ है। अच्छा, हर फील्ड का जी, हर फ़ील्ड एक्सपर्ट के है। हमारे पास अच्छा, एक्सपर्ट उसमें बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इसमें साइबर लॉ से रिलेटेड हमारे पास हैं आफ्ताब ज़फ़र साहब हैं और इसके बाद जो कॉर्पोरेट सेक्टर को देखते हैं वो उस्मान लतीफ़ साहब हैं। वो इन मैटर्स को देख रहे होते हैं। और इसके अलावा जो साइबर लॉज़ की आपने बात की है, साइबर लॉज़ जो है आजकल बहुत ज़्यादा एक सुनने में आता है कि फलाँ शख़्स के साथ फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। तो साइबर लॉज़ जो है इसमें पीका एक्ट 2016 जो है उसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। क्योंकि चीज़ें सारी जो हैं वो एक कंप्यूटराइज़्ड हो गई हुई हैं, चैनलाइज़्ड हो गई हुई हैं। पेमेंट्स का मोड जितना भी है वो डिजिटल करेंसी पे शिफ्ट होने लगा है। तो इन सारी सूरतों में अगर हम देखें एक डिजिटल बैंकिंग भी स्टार्ट होगी ये सारी चीज़ें। तो जो जो पीका एक्ट है 2016 उसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। अच्छा, लोग हमारे यहाँ अमूमन वो बाहर जाते हैं, बैरिस्टर एट लॉ लिखा होता है लंदन वो यूनिवर्सिटी के नाम। अच्छा, तो आपने सारा कुछ पाकिस्तान से किया और माशाल्लाह आप कामयाब वकील हैं, अपना चैम्बर भी है, बुक आप लिख चुके हैं, पढ़ाते भी हैं। तो स्टैंडर्ड वाइज क्या हमारे यहाँ जो एजुकेशन दी जाती है ख़ुसूसी तौर पर आपके फील्ड में, क्या वो आलमी मयार के मुताबिक है कोई? देखें डिग्रीज़ जो हैं वो अगर हम पाकिस्तान से करें या बाहर से करें, अब एक डिग्री अगर बाहर से की जाए और उसकी प्रैक्टिस पाकिस्तान में अगर ना की जाए तो उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी आप डिग्री करें तो उसको आप एग्ज़ीक्यूट लाज़मी करें। अब मैंने आपको बताया कि इस फ़ील्ड के अंदर तामर्ग आपको पढ़ना पड़ता है। आपके पास केसेस डिफरेंट नेचर के केसेस आते हैं। हर केस के लिए हर केस का सिनेरियो जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ का जो स्टैंडर्ड है अगर हम उसकी बात करें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली तो उसमें डिपेंड ये करता है कि हम चूँकि मतलब प्रैक्टिस हमने यहाँ पर करनी है और मैटर्स जो है वो पाकिस्तान के होते हैं, तो उस उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ बस सिर्फ़ जो चेहरे होते हैं वो बदलते हैं, ऑफ़ेंसेस जो होते हैं वही रहते हैं। तो हम हमारी जो सोसाइटी के अंदर जो ऑफ़ेंसेस हैं, अगर क्रिमिनल के हम देखें, साइबर लॉज़ के देखें, वो वही रहते हैं। जस्ट उसमें जो चेहरे होते हैं वो बदलते रहते हैं। अच्छा, आपके फील्ड में अमूमन हमने ये सुना है, लोग कहते हैं जी कि वकील करने की बजाय जज को कर लें, तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं सर, ये बातें जो हैं सर, ये बिल्कुल भी मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता और ना ये बातें जो हैं एक प्रोफेशनल लॉयर जो होगा वो करेगा आपके साथ कि आप जज कर दें। अगर कोई बंदा आपको ये बात करता है तो वो उसकी एबिलिटीज़ के ऊपर ये डाउट आपको करना चाहिए कि उसको अपनी डिग्री के ऊपर और अपने आप के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो अगर आपको ये कहे कि आप जज कर लेते हैं। भाई क्यों जज हम करें? आप अपनी फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपने आपने फ़ी चार्ज की हुई अपने क्लाइंट को, तो आप ये बात क्यों करेंगे? ये वैसे भी हमारे जो प्रोफ़ेशनली अगर इसको हम देखें तो ये मिसकंडक्ट में ये बातें आती हैं। अच्छा, अदलिया के हवाले से जो इस्लाहात होती हैं, आप क्या समझते हैं कि अदलिया को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए क्या इसमें होना चाहिए? जजों की तैनाती क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? देखें और वकला में से जज ले लिए जाते हैं। वो अगर ऐसा हो जाए कि जिस तरह से वो सिविल सिविल जज बनते हैं, यहीं से ऊपर जाते-जाते सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएँ। देखें जहाँ तक हम बात करते हैं जुडिशरी में इस्लाहात की, तो अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जिस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है किसी सीएसपी की और उसकी ट्रेनिंग होती है, सेम लाइक जुडिशरी में भी होती है। और एक जो अच्छे लॉयर्स होते हैं, वो भी जुडिशरी में आ जाते हैं। जितने भी आप देखें एडिशनल सेशन जजेस जो होते हैं, जी। वो 7 साल प्रैक्टिस के बाद मिनिमम 7 ईयर उनकी हुँ। प्रैक्टिस जो होती है, उसके बाद वो एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इसी तरह जो सिविल जज होते हैं, वो जब बार काउंसिल के साथ एनरोल्ड हो जाते हैं, तो 2 साल वो प्रैक्टिस करने के बाद वो सिविल जज का मजिस्ट्रेट जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें वो अपीयर हो सकते हैं। लेकिन जो अच्छा तरीक़ाकार है, वो ये है कि एक लॉयर अगर जज बने,
चूँकि वो एक फील्ड में उसने एक प्रैक्टिस की होती है और एक प्रोसीजर से वो गुजरा होता है, तो वो बहुत देखा जो गया है वो ये है कि जो लॉयर जजेस बनते हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल जजेस होते हैं। जी, बुरहानुद्दीन वज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक आपसे यू। इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, थैंक यू।